तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मोशन। मोशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ थी, थोड़े टाइम बाद हमने इसको यहाँ देख लिया, थोड़े टाइम बाद हमने इसको यहाँ देख लिया। तो ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे दीजिए हेडिंग रेक्टिलिनियर मोशन। इस जो रेक्टिलिनियर में एक वर्ड में रेक्टिलिनियर में एक वर्ड छपा हुआ है, लीनियर। छपा हुआ लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। इसका जो कीवर्ड है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये सारी बातें इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, थोड़ी सी टर्मोलॉजी डेवलप करने के लिए की जा रही हैं। ये सारी बातें यूजलेस हैं, सिर्फ वही बातें काम की होती हैं जिससे आप न्यूमेरिकल कर सकें। जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। बस ये सारी बातें सेंसलेस है। नेक्स्ट दीजिए हेडिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज हो ना वो बहुत कम हो, एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। जैसे कि एग्जांपल देके समझा दूँ आपको कि अगर हम भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं और जो डिस्टेंस है 700 किलोमीटर अप्रॉक्स, ये हम डिस्टेंस मान लेते हैं 700 किलोमीटर, और जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसकी लेंथ है 1 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर की तुलना में जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। तो इसे जब गूगल मैप वगैरह पर देखते हैं ना, जीपीएस पे, तो चाहे कोई भी ट्रेन चल रही हो या स्पेस में कोई चीज़ चल रही हो या कोई बस कार चल रही हो, उसको पॉइंट दिखाते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी चीज़ होती है। तो ये पॉइंट का कंसेप्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट ये थोड़ा सा 1 स्टार देने लायक चीज़ है कि आप इसको एक बार रेट कर सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन में है, वो काफ़ी छोटी है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप स्टेशन पर खड़े हुए हो और ट्रेन को देख रहे हो तो फिर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ट्रेन भोपाल से दिल्ली जा रही है तो 700 किलोमीटर की जो डिस्टेंस तय कर रही है तो उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जब आप स्टेशन से देख रहे हो ट्रेन को तब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कार से जा रहे हो, कार की लेंथ हम 1.5 मीटर मान लेते हैं, 1.5 मीटर के आप अप्रॉक्स, और आप फिर कार से जा रहे हो भोपाल से दिल्ली, तो 700 किलोमीटर की तुलना में 1.5 मीटर काफ़ी छोटी चीज़ है। पर आप जिस कार के अंदर बैठे हो वो कार आपके लिए नहीं है, इतने पूरे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, ये सारी बातें कोई एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, पर ये कोई वाइवा में आपसे पूछ ले कि काइनेमेटिक्स क्या होता है तो आप तो बोलेगा क्या इंसान है, पूरी फिजिक्स पढ़ के बैठा है, काइनेमेटिक्स नहीं पता है। तो बस एक थोड़ा जानकारी होना चाहिए। काइनेमेटिक्स मतलब कि जब हमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में पता नहीं हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, किस कारण से मूव कर रही हो, जब उसका कारण नहीं दी जाता है, जब उसका कारण नहीं दिया जाता है तो उसको, तो ऐसे सवालों को या ऐसी ब्रांच के फिजिक्स की बोला जाता है काइनेमेटिक्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है फोर्स के कारण और आपको फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अननोन हो,
तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स। जब हमें कॉज ऑफ मोशन पता नहीं होता है तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और जब हमें कॉज नॉन होता है, देखो जो भी मोशन होता है वो होता है फोर्स के कारण। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो फोर्स की बात ही ना करे, सिर्फ मोशन की बात करें, तो वो सवाल है काइनेमेटिक्स का। और जब फोर्स की इंफॉर्मेशन भी दे दे आपको, फोर्स नॉन हो जाए कि कॉज ऑफ मोशन नॉन हो, तो वो फिर सवाल है मैकेनिक्स का। ये दोनों बातें बस वाइवा के लिए ठीक ठाक हैं। कोई आपसे पूछ ले काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम डिफाइन कर लेते हैं पोजीशन को, तो ये पोजीशन क्या होती है, वी नीड टू यूज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। हमें कोई रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ता है पोजीशन को बताने के लिए। जैसे आपसे बोला कोई ऑब्जेक्ट आपसे 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले आप बना लोगे एक्सिस, एक हो जाएगा एक्स एक्सिस और एक हो जाएगा वाई एक्सिस। तो आपको पहले डिसाइड करने पड़ेंगे एक्सिस। तो जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बना लेंगे वाई एक्सिस। अब आप अपने आप को ओरिजिन पे मान सकते हो, ये आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है। जब तक क्वेश्चन ने बोला नहीं है रेफरेंस पॉइंट, तो तब तक आप अपने हिसाब से रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपसे ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो हो सकता है आपसे डिस्टेंस 5 मीटर ये हो, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट हो। वो आपको डिसाइड करना है कि आप उसको किस तरह से टेक आउट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताना था, जब हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, पहले हम एक्स और वाई जेड एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम ओरिजिन को अपने आप को मान लेते हैं, फिर आपसे वो डिस्टेंस 5 मीटर है। अगर वो ऊपर की तरफ हुई तो आप यहाँ कहीं मानोगे, और हॉरिजेंटल हुई तो यहाँ कहीं मानोगे, बस। अब नेक्स्ट हेडिंग देते हैं मोशन इन 1D इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैं शॉर्ट में DN लिखता हूँ, ठीक है। तो मोशन इन 1D इन एक्स डायरेक्शन, तो इसका ग्राफ आएगा इस टाइप से, सीधी लाइन ही समझना इसको, स्ट्रेट लाइन है ना। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ रहेगा। तो मोशन इन 1D इन एक्स डायरेक्शन, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ आएगा। अगर आपको XT ग्राफ की बात करें, मतलब मोशन इन 1D हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, और अगर मोशन इन 1D बोल दें इन वाई डायरेक्शन में, तो आपको फिर ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ वाई लिख देना है, यहाँ आपको वाई लिख देना है और यहाँ आपको वाई लिख देना है। और जेड डायरेक्शन में बोले ना, तो फिर आपको यहाँ जेड लिख देना है, मोशन इन 1D इन जेड डायरेक्शन। बस ये सारी बातें हैं कि एक्स डायरेक्शन में मतलब 1D मतलब एक कोई कोऑर्डिनेट रहेगा, या तो वो एक्स रहेगा, या तो वो वाई रहेगा, या तो वो जेड रहेगा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा, और जिसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही हो। और ये जो ग्राफ निकल के आता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ये पार्टिकल का चले हुआ रूट नहीं है, पाथ नहीं है, ठीक है। बस इन दोनों में रिलेशन बताता है कि एक के बढ़ने से दूसरे में क्या फर्क पड़ता है। तो हम बात कर लेते हैं पाथ लेंथ। ये थोड़े से काम की बात चालू हो रही है। पाथ लेंथ क्या होता है, जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है, और उसने जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है, उसका एक्चुअल पाथ ये है कि वो इस तरह से पाथ फॉलो किया है, एक्चुअल पाथ। तो इस पूरी लेंथ को ही बोल देते हैं पाथ लेंथ। ये थोड़ी सी काम की बात है, इस पूरी हम लेंथ को बोल देते हैं पाथ लेंथ, कि मतलब एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात होती है, पाथ लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात होती है, नोट करिए। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड एंड this also equal to distance traveled। length of the actual path followed and this also equal to the distance traveled। path length और distance is square,
क्योंकि पाथ लेंथ में हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती। पाथ लेंथ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रही है तो आपको डायरेक्शन नहीं बतानी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इससे पाथ लेंथ आपसे डायरेक्शन कोई नहीं पूछता है, तो पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें आपसे डायरेक्शन की बात ना की जाए कि डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, उसको बोला जाता है पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये काम की बात है, कीवर्ड ये है पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको इसमें डायरेक्शन की बातें नहीं करनी होती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब आपको किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पता होते हैं। मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है और इसने मोशन इस टाइप से किया है यहाँ तक, और आपको इनिशियल फाइनल पॉइंट मालूम है ना, तो इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूम फिर के यहाँ आई है, हमें उससे मतलब नहीं वो कैसे गई है, हमें तो ये पता है कहाँ से कहाँ जाना है। उसके बीच हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, उसके बीच में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते, खींच देते हैं, और उसी शॉर्टेस्ट पाथ को, उसी स्मॉलेस्ट पाथ को, उसी सबसे कम वाली दूरी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों पता होते हैं, ये पता ऑब्जेक्ट कहाँ से चली और कहाँ जा रही, तो हम इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। और जिस चीज़ में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब नंबर हो। जैसे मैं चला गया 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गई इसकी यूनिट हो गई, और ये डायरेक्शन होगी, नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। पर जब हम बात कर ले करंट की बात करते हैं, तो जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो देखो ये नंबर भी हो गया, ये यूनिट भी हो गई, ये डायरेक्शन भी हो गई। तो वहाँ पर ये जो करंट है, डीसी करंट, एसी करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जो यहाँ पे जो मैंने बताया करंट को बताया, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रीजन क्या है? कुछ वेक्टर के एडिशन रूल होते हैं, उसको फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ से करंट आ रहा है मान लो 3 एम्पियर, और यहाँ से करंट आ रहा है 4 एम्पियर। अगर हम वेक्टर की बात करें, ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, ये ए मान लिया, ये बी और ये सी, तो करंट इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये ए से सी तक जा रहा है, ये है लेंथ। तो जब हम इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, जो 3 और 4 का पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 और 4 का, ये कितना आएगा आंसर? हाइपोटेनस 5 आएगी भाई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25 का, ये 5 हो जाएगा। करंट मिलना चाहिए 5 एम्पियर, पर यहाँ करंट हमें 3 और 4 7 ही मिलता है। मतलब काम की बात यह है कि करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, और जो भी क्वांटिटी अगर उसके पास में मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो, और अगर वेक्टर्स के लॉ, जैसे जो वेक्टर का एडिशन लॉ है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो फिर वो स्केलर होती है। और जो फॉलो करते हैं वो वेक्टर होते हैं। मतलब ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। उसके बाद उसको वेक्टर्स एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। वो लॉ फॉलो नहीं करते हैं तो स्केलर, और अगर जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर दिया तो वो कहलाती है वेक्टर। कौन से वेक्टर एडिशन लॉ? जैसे ये 3 और 4 था ना, ये 3 था, ये 4 था, तो यहाँ वेक्टर एडिशन लॉ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, और इसका आंसर 5 आना था। तब कि यहाँ आंसर मिल रहा अपन को 7, 3 और 4 करंट 7 एम्पियर मिल रही करंट। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, और जो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। और ये जो डेफिनेशन है, मैं इस डेफिनेशन को देता हूँ 3 स्टार। इस डेफिनेशन को अपन 3 स्टार।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो दे देते हैं हेडिंग कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट समझ लिया था, डिस्टेंस समझ लिया था, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। चलो, एक ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो कर रही है ऐसे, 5 यहाँ गई, 5 यहाँ गई, 5 यहाँ गई, मीटर लिख दो। चलो 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट गई ना, तो वो यहाँ से ए से बी की तरफ गई है 5, बी से सी की तरफ 5, सी से डी की ओर। मतलब ऑब्जेक्ट ने जो मोशन किया है वो ऑब्जेक्ट का मोशन है ए से डी, ए से डी है ऑब्जेक्ट का मोशन। तो ये ए से गई है बी, बी से सी और सी से डी। तो मैं पूछा हूँ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो डिस्टेंस जो मैंने बताया था वो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। अब यहाँ जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो एक्चुअल पाथ लेंथ तो यही है कि यहाँ से चल के गया कोई व्यक्ति, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो 5 5 5 कितना हो जाएगा 15, 5 5 5 ये हो जाएगा आपका यहाँ से 15। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, जो कहलाएगी ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए। और ये सारी की सारी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 15 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस को DIST लिखूंगा मैं। और अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो क्या स्ट्रेट लाइन होती है भाई, शॉर्टकट रास्ता। उसको ए से जाना है और डी पे पहुंचना है। तो कहाँ जाना है, इसका पहले लेटर को पकड़ लो ए, और पहुंचना कहाँ है, लास्ट को पकड़ लो डिस्टेंस का डी। तो ए और डी के बीच में तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो अब इसको यहाँ से कंपेयर कर लो, ये 5 है, देखो ये डिस्टेंस 5 है, तो इसको ये 5 होना ही पड़ेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना वो हो जाएगा 5 मीटर। डिस्टेंस लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। ये हो जाएगा 5 मीटर। तो आपने ये देखा यहाँ से ये डिस्टेंस बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से। ये बात तो जनरली सही होती है। इसमें 3 केस बनते हैं। डिस्टेंस इक्वल भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, अभी इस पे बता देता हूँ। डिस्टेंस या तो बड़ी रहेगी या तो इक्वल रहेगी डिस्प्लेसमेंट के। तो कभी भी जो डिस्टेंस है ना वो छोटी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से। ये वाला जो ये वाला केस है ना, ये वाला केस कभी नहीं फॉलो होगा। डिस्टेंस हमेशा बड़ी ही रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। या तो मैक्सिमम से बराबर हो सकती है, बस छोटी नहीं हो सकती कभी भी। ओके, अब आगे देखते हैं हम। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पहले आई पे थी। आई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इनिशियल पॉइंट, और एफ मतलब फाइनल पॉइंट पे है। एक ऑब्जेक्ट आई से एफ पे गई है, ये इसका मोशन है, ये इसका डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाती है ना, तो वही उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ गई 5 मीटर, तो ये 5 मीटर इसका डिस्टेंस भी होगा और यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। रीजन क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, व्हेन मोशन टेक प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, तो देन डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तब उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से।
तो फिर ये आपका एक कंसेप्ट बन गया, डिस्टेंस बड़ा बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। बस ये बातें थी। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में गिवन क्या है वो नहीं मुझे पता, कुछ पॉइंट गिवन है और स्ट्रेट लाइन टाइप बनी हुई है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में मिल जाएं और आपका दिमाग नहीं चल रहा हो किस टाइप से सॉल्व करें, तो फिर पाइथागोरस महाराज को याद करो। कैसे भी करके एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कैसे भी करके आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीख लो। जब आपका दिमाग नहीं चले कहीं पर भी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, फिर पाइथागोरस आप लगाओ उसमें, तो शायद कुछ हेल्प मिलेगी आपको। अब जब पाइथागोरस की बात निकली है तो थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि जो हमें पूरे चैप्टर में जो बातें हमें लगेंगी, जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं, ये बड़े काम में आएंगे आपको। अब सीख लीजिए ट्रिपलेट। सीधी लाइन तो नहीं आ रही पर आप फील कर सकते हो कि स्ट्रेट लाइन ही है। मान लो ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 होगी। क्यों? ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और हाइपोटेन्यूस वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। हाइपोटेन्यूस वेक्टर क्वांटिटी होती है कैसे? आप ए से बी पे जाओगे, बी से जाओगे सी पे, तो ये डायरेक्ट पाथ हो गया ना। आप डायरेक्ट ए से सी पे आ जाओ। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ए से बी, बी से सी, तो डायरेक्ट आप ए से सी पे आ जाओ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है और ये डिस्प्लेसमेंट में काउंट होता है हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम बना सकें, इनका यूज होगा बार बार, तो आप फिर क्या करोगे सॉल्व करने के लिए? ये फॉर्मूला लगाओगे। इसको बार बार नहीं लगाना। जनरली क्वेश्चन में यही पाइथागोरस ट्रिपलेट आते हैं, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। हाँ, हालांकि मैंने आगे पीछे लिखा है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो ये हो जाएगा 9 और ये 16, आंसर आएगा 25। हाइपोटेन्यूस का 25, तो हाइपोटेन्यूस इज 5। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। कौन से? 3, 4, 5। 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। अब इनके मल्टीपल पे ध्यान देना। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन का मल्टीपल दे दे, आपको 3 की जगह 6 कर दे, तो आपको 4 की जगह क्या कर देना? 8, 5 की जगह 10 कर देना है। हो सकता है आपको 3 का टेबल आना चाहिए, 3 की जगह आपको 9 कर दे, तो ये 4 3 या 12 आना चाहिए, 5 3 या 15। ये इस टाइप से आपको मल्टीपल पकड़ लेने हैं। तो बस आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और फट से आप आंसर देख के बता दोगे। जैसे यहाँ मैंने 3 10 या 30 कर दिया, तो ये 40 हो जाएगा और ये यहाँ से 50 हो जाएगा। बस आपको 3 के मल्टीपल को पकड़ना है। तो एक तो ट्रिपलेट हो गया 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब दूसरा ट्रिपलेट होता है 5 का होता है, 12 का होता है, 13 का होता है। तो आपको इसकी टेबल भी आना चाहिए। 5 2 10, तो 12 का 24, 13 का 26। इस टाइप से बनते जाएंगे। ये आपका 26, सबको डबल कर दिया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस ये मैं आपको मेरी ट्रिक याद रखनी। वैसे भी एमसीक्यू पैटर्न है, तो हमें शॉर्टेस्ट ट्रिक पे बहुत ज़्यादा जाना है और हमें न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने हैं। उससे हमारी थ्योरी ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। अब एक चीज़ और है, 8 15 और 17, 8 15 और 17 थर्ड ट्रिपलेट, 8 15 और 17, ये 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल्स में। तो आपको 8 का, 15 का, 17 का, 3 का, 4 का, 5 का और 5 12 13 का, ये आपको टेबल याद होना चाहिए। नहीं याद तो आप सबसे पहले इस टेबल को याद कर लो। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बस जैसे मैंने ये दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप से बना दिया क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी पे गया है 17 मीटर, फिर बी से सी पे गया है 15 मीटर, तो फिर बताओ कि ए से बी पे क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन। हालांकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, याद रखना इस बात को। मैंने जानबूझ के लिखा है गलत कि आपको क्लिक जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो हमें सबसे जो बड़ी साइड होती है ना वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमें यहाँ पर 17 लिखना है सबसे बड़ी साइड। इनमें से जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूस फिक्स है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन इस टाइप से बना के दे रहा हूँ आपको। अगर आपको पाइथागोरस का ट्रिपलेट याद है
अगर आपको पाइथागोरस का ट्रिपलेट याद है तो मैंने बोला 8, 15 और 17, तो सबसे पहले 17 तो आएगा ये यहाँ पर मैं पूछूंगा तो यही आपसे, तो मैं 8 यहाँ लिख देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे गई है, ए से बी जा रहा है 8 मीटर, फिर बी से सी गया है वो 15 मीटर। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस में तो आप इन दोनों को कर दोगे ऐड, और डिस्प्लेसमेंट आपको याद होना चाहिए 17 मीटर। सॉल्व करने मत बैठ जाना मेरे भाई, ये बेसिक जो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये तुम्हें रटे होना चाहिए, याद होना चाहिए। और बेसिक तरीका तो सॉल्व करने का है, फिर आप सॉल्व करो उसको। बेसिक तरीका सॉल्व करने का है, उसको सॉल्व करो। तो आपको ये मालूम चलना चाहिए कि क्या आपको सॉल्व करना है और क्या सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो कम से कम सॉल्व करने पे जाओ, ज़्यादातर चीज़ें जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उनको आप याद रखें। बस इस चीज़ में एक काम की बात एक ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, यूनिट, तो आप यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट ज़रूर लिखें, बार बार लिखें यूनिट। जैसे मैंने बोला 8 मीटर, तो आप इसको पूरा लिखें 8 मीटर, और ये 15 मीटर तो आप पूरा लिखें 15 मीटर, और इनका आंसर जो भी आ जाए, क्या आंसर आएगा 23, तो 23 ना लिखें, 23 मीटर बोलें और लिखें भी, इससे आपको काफ़ी हेल्प। चलो नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, ठीक है, स्टेशनरी टाइम ग्राफ। तो पोजीशन को कई बार एक्स भी लिखते हैं और कई बार डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स लिखते हैं, वो तो क्वेश्चन आपको बता देगा इसका, इसमें आपको वरीड नहीं होना, लोड नहीं पालना है। तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे है बनाते हैं, और अदर जो चीज़ें हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो स्पीड हो, इन सबको हम वाई एक्सिस पे बनाएंगे। टाइम तो फिक्स है एक्स एक्सिस पे, ये आपको ध्यान देना। तो हम बात कर रहे थे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा, आप जहाँ भी बैठे हो घर पे, अब आप ये देख रहे हो कि आपके सामने की दीवार है ना, ये सामने की दीवार, जब सुबह उठ के आपने देखा, अब मान लो 7 बजे सो के उठे, 7 बजे देखा तो दीवार वहीं पे थी, यहाँ 7 बजा देते हैं अपन। फिर आपने 8 बजे देखा तो भी दीवार उसी जगह पे है, 9 बजे देखा तब भी आपकी दीवार उसी जगह पे है, मतलब ऑब्जेक्ट जो आपकी वॉल है, दीवार है, वो रेस्ट पे। टाइम बढ़ता जा रहा है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, और आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो जब भी कोई इस तरह से कोई भी चीज़ आप देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और टाइम तो बढ़ेगा, टाइम थोड़ी ना कोई रोक सकता है, तो टाइम बढ़ता है तो उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। आप स्कूल गए, आपने अपनी साइकिल को वहीं खड़ी कर दी, गाड़ी को वहीं कर दिया खड़ा, गाड़ी वहीं खड़ी हो गई, तो फिर जो ग्राफ बनेगा टाइम और डिस्टेंस के बीच में, वो बनेगा पैरेलल। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल, देखो ये लिखा है मैंने, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्सिस नॉट चेंजिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है ना, तो उसका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल ही बनता है। जब कोई गाड़ी के थाने के सामने से निकलो, थाने के सामने कोई गाड़ी खड़ी रहती है, जब तो हो जाती है गाड़ी, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। आपके घर की दीवार का ग्राफ ऐसा आएगा। बस आप 8 घंटे पढ़ने बैठ गए ना, तो ये टाइम तो 8 घंटे तक बढ़ेगा, पर आपका ग्राफ ऐसा आएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक इस तरह के मोशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें यूनिफॉर्म हो। सारी चीज़ें में क्या, मोशन में क्या होता है, या तो तुम डिस्टेंस जाओगे या तो डिस्प्लेसमेंट जाओगे। डायरेक्शन है आपके पास तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस बोलेंगे, और टाइम तो है ही। तो अगर आप इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल टाइम में जाते हो, ये इक्वल क्या है, जैसे मैंने 1 घंटे में मैं 5 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, तो दूसरे घंटे में भी हमें 5 किलोमीटर पैदल जाना होगा, तीसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर पैदल जाना होगा। तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो इस टाइप से बन जाएगा कुछ ग्राफ इस टाइप से, और बीच में आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो जो इसका एक्सटी ग्राफ होगा ना, वो आपस में पैरेलल रहे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी बीच में। इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ना तो उसका इसमें इक्वल डिस्टेंस रहेगा और इक्वल टाइम रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस जाएगी तो इक्वल टाइम ही लेगी। तो इस तरह के हम
मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। लिखी हुई डेफिनेशन, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी को स्ट्रेट लाइन जाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होना पड़ेगा। उसके बाद कवर्स इक्वल डिस्टेंस कर रही कवर सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये डेफिनेशन तो काम की है नहीं, बस एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं कि आपको समझ में आ जाए कि यूनिफॉर्म क्या होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी शुड बी रिमेन सेम। ये देखो, ये काम की बात है कि इसमें जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती वेलोसिटी। इसी को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नीदर द वेलोसिटी नॉर द मैग्नीट्यूड शुड चेंज विथ टाइम। ना तो इसमें वेलोसिटी चेंज होगी और ना तो अदर किसी किस्म का मैग्नीट्यूड, चाहे वो टाइम का हो चाहे वेलोसिटी का, वो चेंज नहीं रहेगा। और सबसे काम का इसमें ये है कि डायरेक्शन ऑल्सो फिक्स, डायरेक्शन ऑल्सो फिक्स। इस पर मैं एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ जो मैं आपको थोड़े समय बाद या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। सारे न्यूमेरिकल्स ही मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। थोड़ी सी थ्योरी बता दूँ मैं, जैसे इसके बाद मैं यूनिफॉर्म मोशन पे थोड़े से ग्राफ बता दूंगा, स्पीड बता दूंगा, एक्सीलरेशन बता दूंगा। उसके बाद फिर धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स ही बनेंगे सारे वीडियो में, फिर मैं न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कोई एथलीट्स है, वो यहाँ जा रहा है, लौट के भी आ रहा है। इस पाथ स्ट्रेट लाइन ही है ना, बना स्ट्रेट लाइन ही बात कर लेते चलो। ये अब ये मान लेते हैं ट्रैक है हमारे पास। एक एथलीट्स यहाँ से 400 मीटर जाना है और फिर उसको यहीं पर लौट के भी आना है इसी जगह पे। तो इसमें हम डिस्टेंस तो बोल देंगे 400 गया और 400 लौट के आया। इस डिस्टेंस को अपन काउंट नहीं कर रहे, वरना आप इसको काउंट करो, है ना। ऐसे गया, उसी पे लौट गया, उसी पाथ पे लौट के आया, ऐसा मान लेते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा पाथ है, ये पूरा का पूरा पाथ है। वो यहाँ से दौड़ के गया, यहाँ से दौड़ गया, यहाँ छुआ, फिर यहाँ से वापस आया। तो डिस्टेंस जाने की 400 और लौटने की 400 मीटर। तो जो डिस्टेंस रहेगी ना वो रहेगी 800 मीटर और डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। क्यों? जहाँ से चला वहीं आ गया। घर का भूला, अगर सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो ये जहाँ से चला उसी पॉइंट पे लौट के अगर आ जाए ना तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। ठीक है, अब इसमें ये बोलते हैं ये कौन सा मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? जाने की डायरेक्शन उसकी ये थी और लौटने की डायरेक्शन ये है। अगर डायरेक्शन फिक्स होती है ना तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और डायरेक्शन फिक्स नहीं होती ना तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक पॉइंट ये काम का है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, तो इसमें ये बता रहा हूँ मैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कोई आपसे दूर जा रहा है, जैसे कोई ट्रेन में हीरो बैठा या हीरोइन बैठी, वो ट्रेन आगे जाती जा रही है और आप उसको वाई कर रहे हैं। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन टाइम इंक्रीजेस, टाइम भी बढ़ता जा रहा। ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रही हो, आपका क्या टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट शुड ऑल्सो इंक्रीजेज, टाइम भी बढ़ रहा है। देखो ये टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ से ये टाइम बढ़ रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ से बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? टाइम भी बढ़ रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें तो इस टाइप से यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो किस टाइप से ग्राफ आएगा, मान लो एक टाइम, जितना टाइम ये फिक्स होना चाहिए इंटरवल मान लो फिक्स है, तो यहाँ भी ये इंटरवल फिक्स रहेंगे। यूनिफॉर्म मतलब यही होता है, यही बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। यूनिफॉर्म मतलब यही होता है कि मगर मान लो ये 1 टाइम में 1 डिस्टेंस गई है तो ये 2 टाइम में, अब 2 मीटर सेकंड कुछ भी हो सकता है, ये 2 डिस्टेंस जाएगी। ये 3 टाइम में 3 डिस्टेंस जाएगी, है ना, इस टाइप से। तो जो इनके बीच का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ रहेगा भाई साहब पैरेलल रहेगा ग्राफ, ये ग्राफ आ जाएगा पैरेलल, क्योंकि
इक्वल डिस्टेंस ये यहाँ कहीं मिलेगी है ना, ये डायग्राम में यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से डाउन होगा। ठीक है, आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर या कॉपी पे बना सकते हैं, पर एक मैंने एक हल्का आइडिया दे दिया आपको कि ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन में ये यहाँ से इस टाइप से स्लोप निकलता है स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका मतलब ये है हम x प्रोपोर्शनल टू t लिख सकते हैं। अगर कोई दो क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो उनके बीच में ग्राफ ये बनेगा और इनका एंगल रहेगा 45 डिग्री। अब आपसे मैं टेन थीटा की बातें तो नहीं कर सकता अभी, पर आप इतना तो याद रखो, एंगल 45 डिग्री रहेगा। तो 90 का बाइसेक्ट है ना, तो 45 डिग्री हो गया। और x प्रोपोर्शनल टू t, जितना जितना x बढ़ेगा उतना उतना बढ़ेगा t। इसका एप्लीकेशन आपको 10th और 12th फिजिक्स में देखने मिलेगा ओम्स लॉ में, और भी कई जगह मिलेगा आपको, पर आपको जनरली यूज आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ यार ये 9th में पढ़ के आए थे। बस यहाँ वहाँ क्या होता है, v प्रोपोर्शनल टू i होता है। यहाँ हम लिखते हैं x प्रोपोर्शनल टू t, यहाँ v लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं i, तो उसे ग्राफ हो जाता है v प्रोपोर्शनल टू i और v इक्वल टू आई आर। शायद आप 8th में ही पढ़ के आए हों, ये कहलाता है ओम्स लॉ। तो जब ओम्स लॉ की बातें करें या ऐसे कोई बातें करें कि एक चीज़ जितने पैरामीटर में ये बढ़ रही हो उतनी पैरामीटर में ये भी बढ़ रही हो, इक्वल टाइम में बढ़ रही हो, इक्वल डिस्टेंस में, इनमें आपस में प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हो, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो x यहाँ पोजीशन हो गई, यहाँ से ये, यहाँ से टाइम हो गया, तो ग्राफ आप याद रखना। मैंने दो ग्राफ आपको पढ़ाए हैं, एक है थाने में गाड़ी खड़ी है या आपके घर की दीवार, और दूसरा ग्राफ ये हो गया, ये इसमें बता दिया प्रोपोर्शन। इसमें एक लाइन और नोट कर लो, द एक्सटी ग्राफ डज नॉट इंडिकेट इट। ये जो एक्सटी ग्राफ है ये इंडिकेट नहीं करता द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। द एक्सटी ग्राफ डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, कि पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो किया ये इंडिकेट नहीं करता एक्सटी ग्राफ। और एक लाइन और काम की बनना है, ग्राफ देख के समझा पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अब एक लाइन नोट कर लो, ग्राफ इज नॉट फोटोग्राफ ऑफ मोशन। ग्राफ इज नॉट फोटोग्राफ ऑफ मोशन। ग्राफ देख के आप किसी भी मोशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये फोटोग्राफ नहीं है उसका। बस आप एक्स और टी और एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ रिलेशन बना सकते हैं, ये बातें हैं।